नाउ अब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन पिछली बार हमने बता दिया था x इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी a1 एक्सपोनेंशियल बी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी, ये अंडर रूट में है और यहाँ भी चीज़ है। सॉल्यूशन आपके पास ये है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला केस कंसिडर कर रहे हैं और सबसे पहले केस में आप ओवर डैम्पिंग का मतलब क्या है, जो डैम्पिंग फैक्टर है, डैम्पिंग फैक्टर किससे रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है। आपने पहले ही बताया था कि जो बी है दैट इज आर डिवाइडेड बाय 2m और आर आपके पास डैम्पिंग कोएफिशिएंट है। जैसे आपने बात की थी एफ डी दैट इज इक्वल टू आर डी एक्स बाई डी टी, तो ये वाला फैक्टर डैम्पिंग के साथ रिलेटेड है। रादर आर की बजाय आप बी की टर्म में बात कर रहे हैं, तो बी इज आर बाई 2m, हम उसकी टर्म में चल रहे हैं। तो डैम्पिंग फैक्टर फाइनली बी कह लो आर कह लो, इस वक्त हम बी कंसिडर कर रहे हैं। और जो अगर ये डैम्पिंग नहीं होती तो आप ओमेगा नॉट की टर्म्स में फ्रिक्वेंसी सीधी बता जाते, विच इज़ अंडर रूट एस बाई एम। तो इस वक्त क्या है, जो बी वाला फैक्टर है वो ओमेगा नॉट के फैक्टर पर भारी पड़ रहा है, हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। सपोज द डैम्पिंग फैक्टर बी इज़ वेरी मच ग्रेटर देन बी स्क्वायर रादर, क्योंकि इसमें अंडर रूट में बी स्क्वायर है और ओमेगा नॉट स्क्वायर है, तो अकॉर्डिंगली हमने क्या बोला, बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर, मतलब काफ़ी ज़्यादा है, ग्रेटर देन भी आप लिख सकते हो। अगर ऐसी बात है तो ये वाला फैक्टर जो एक्सपोनेंशियल है ये एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये आपके पास पॉजिटिव आ गया। एज इट इज़ का मतलब है अंदर पॉजिटिव होगा तो हमने कुछ नहीं छेड़ना, हमने ऐसे ही रहने देना है। तो एक्सपोनेंशियल थीटा टाइप है, और एक्सपोनेंशियल थीटा क्या होता है, कॉस हाइपोबोलिक थीटा प्लस साइन हाइपोबोलिक थीटा। तो इस सारे को आप हाइपोबोलिक टर्म में एक्सपैंड करना चाहे तो कर सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, कॉस हाइपोबोलिक दिस, ठीक है, प्लस साइन हाइपोबोलिक ये सारा बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर रूट इनटू टी, ये आ जाएगा। लेकिन फाइनली आपके पास ये सारा सॉल्यूशन हाइपोबोलिक फंक्शन में ही रह जाएगा। तो अगर हाइपोबोलिक फंक्शन में ही रह जाता है, हाइपोबोलिक फंक्शंस कभी भी पीरियोडिक नहीं होते हैं, दे आर नेवर पीरियोडिक। अगर वो पीरियोडिक नहीं है तो ये ऑसिलेटरी भी नहीं हो सकते, क्योंकि ऑसिलेशंस के लिए पहली कंडीशन है द सॉल्यूशन मस्ट बी पीरियोडिक। पीरियोडिक नहीं है, पीरियोडिक के बाद हम और बातें करते हैं खैर, लेकिन ये पीरियोडिक ही नहीं है, कभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर आएगा ही नहीं, इट्स पीरियोडिक ही नहीं है रादर। तो पीरियोडिक अगर नहीं है तो ये ऑसिलेटरी नहीं हो सकता। तो ये हैवी डैम्पिंग वाला केस नॉन ऑसिलेटरी बिहेवियर है। Clearly the solution will be in terms of hyperbolic functions. The hyperbolic functions are non-periodic functions, ठीक है, that means the motion is non-oscillatory। और इसमें क्या है, ये वाला फैक्टर जो है एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी, ये क्या बोलेगा कि धीरे धीरे जो पार्टिकल है मीन पोजीशन की ओर आएगा, लेकिन ये ऑसिलेटरी नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब सीधा क्या है कि जैसे पेंडुलम है, सपोज आपने इसको एक विस्कस मीडियम में रख दिया है, सपोज आपने ग्लिसरीन में रख दिया है, तो ये एम्पलीट्यूड देने के बाद ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ये वापस आएगा, लेकिन धीरे 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 और यहाँ तक पहुँच के ये ख़त्म, मतलब दूसरी साइड तो गया ही नहीं, तो इसकी ऑसिलेशन तो हुई नहीं। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँ, किसको, डिस्प्लेसमेंट को, किसके साथ, टाइम के साथ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में और ये टाइम, ये तो जो भी आपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिया होगा वो इसके बराबर, दैट इज़ ए, ठीक है, इसको आप ए कह लीजिए। तो इसके बाद क्या करेगा, डिक्रीज करेगा बस, और फाइनली ये मीन पोजीशन पर मतलब ये ज़ीरो पहुंच जाएगा। ए भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, एम्पलीट्यूड भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिया ये डिक्रीज करते गई और ज़ीरो आ गया, दूसरी साइड ये गया ही नहीं। तो दिस बिहेवियर इज नॉन ऑसिलेटरी। किस केस में, व्हेन बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर, मतलब डैम्पिंग फैक्टर जो है वो डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए इसको ओवर डैम्पिंग या हैवी डैम्पिंग के कैटेगरी में लाया गया है। नेक्स्ट इज क्रिटिकल डैम्पिंग, सेकेंड केस। क्रिटिकल डैम्पिंग क्या है, जब बी स्क्वायर का फैक्टर ओमेगा नॉट स्क्वायर जस्ट बराबर है,
ठीक है, नियरली दे आर इक्वल। और अगर एग्जैक्टली इक्वल कर देते हो तो आपके पास जो सॉल्यूशन है उसमें क्या बन जाएगा, जैसे ये सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 0, एक्सपोनेंशियल 0 इंटू टी, यहाँ भी एक्सपोनेंशियल माइनस 0 इंटू टी, तो a1 प्लस a2 बस ये रह जाएगा, क्योंकि समथिंग वर्सेस 0 क्या होता है, दैट इज 1। तो आपके पास क्या बना, दैट इज a1 एक्सपोनेंशियल 0 प्लस a2 एक्सपोनेंशियल 0, तो ये a1 रह गया और ये a2 रह गया। a1 प्लस a2 इज अ न्यू कांस्टेंट एंड दैट इज g, इट्स सिंगल कांस्टेंट रादर। तो ये क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली टू 0, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल माइनस बीटी है, माइनस का मतलब डिक्रीज कर रहा है, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं, टू 0। तो ये क्रिटिकल डैम्पिंग वाला केस, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। रीज़न बीइंग हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सेकेंड ऑर्डर डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसमें 2 कांस्टेंट्स होने चाहिए, लेकिन अभी तो हम जंप कर गए एक कांस्टेंट पर, दैट इज कैपिटल जी। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं माना जा सकता, मतलब द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हिच मीन्स देयर शुड बी 2 डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स, और ऊपर वाले में सिर्फ हमारे पास जो अभी सॉल्यूशन आया, मतलब उसमें सिर्फ एक ही कांस्टेंट है, तो वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं माना जा सकता। टू मेक द सॉल्यूशन कंप्लीट हम क्या कंसिडर करते हैं, हम कंसिडर करते हैं बी स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर है तो तकरीबन सेम, लेकिन बी स्क्वायर ओमेगा नॉट के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा है। तो बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर बट स्लाइट्स, ठीक है, स्लाइटली इट इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो हमने ये सारा अंडरूट वाला फैक्टर डेल्टा कंसिडर कर लिया, डेल्टा वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज दिस फैक्टर इज वेरी क्लोज टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, ऑफ कोर्स ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट स्क्वायर बट वेरी वेरी क्लोज टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो वी कंसिडर डेल्टा। अब अगर ऐसी बात है तो आपके पास जो सॉल्यूशन आया था वो क्या था, दैट वाज एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी, a1 एक्सपोनेंशियल बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी था, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट अंडर रूट रादर, बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट के अंडर रूट हमने क्या कंसिडर किया, दैट इज डेल्टा, तो ये डेल्टा आ गया। और एक्सपोनेंशियल माइनस अंडर रूट था बी स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, वो भी डेल्टा बन गया, तो a1 एक्सपोनेंशियल प्लस डेल्टा टी, और यहाँ a2 एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा टी। और एक्सपोनेंशियल थीटा की जो एक्सपेंशन होती है वो कैसी होती है, 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 बाय 4 फैक्टोरियल सो ऑन। लेकिन अगर थीटा बहुत कम है, थीटा अगर बहुत कम है तो थीटा स्क्वायर और भी कम होगा। सपोज आई कंसिडर थीटा टू बी सपोज 0.01 मतलब 10⁻², तो थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट विल बी 10⁻² स्क्वायर 10⁻⁴, इट विल बी 0.0001 स्टिल लेस देन थीटा। और थीटा क्यूब आपके पास 10⁻6 हो जाएगा 0.00001 और भी कम। तो हम थीटा क्यूब थीटा स्क्वायर ये टर्म्स क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू थीटा, व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ज़्यादा होगा तब नहीं। तो इट्स नियरली इक्वल टू 1 प्लस थीटा, तो हमने ऐसा ही किया, एक्सपोनेंशियल थीटा इज 1 प्लस थीटा, यहाँ थीटा क्या है, दैट इज डेल्टा टी, तो 1 प्लस डेल्टा टी बन गया, और यहाँ 1 माइनस डेल्टा टी, हायर ऑर्डर टर्म्स अब हम निगलेक्ट कर रहे हैं। तो आपके पास क्या रहेगा, a1 1 प्लस डेल्टा टी, और यहाँ क्या रहेगा a2 1 माइनस डेल्टा टी। तो आपके पास बना एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी a1 इंटू 1 प्लस डेल्टा टी प्लस a2 इंटू 1 माइनस डेल्टा टी। आप देख ही रहे हैं आपके पास ये बना है, सॉरी ये बना है। इसमें आप क्या कीजिए, ये a1 1 से मल्टीप्लाई होगा, a1 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल बी टी एज इट माइनस बी टी एज इट इज, a1 1 से मल्टीप्लाई हुआ दैट इज a1 प्लस a2 1 से मल्टीप्लाई हुआ a2
प्लस, मतलब ये वाली 1 वाली टर्म्स ये हमने दोनों क्या कर ली, इकट्ठी कर ली। अब ये डेल्टा टी A1 और A2 के साथ माइनस डेल्टा टी, तो एक किस्म से क्या निकल के आया, दैट इज A1 डेल्टा टी माइनस A2 डेल्टा टी, ये इकट्ठा कर लिया हमने। ठीक है, जैसे ये हुआ तो डेल्टा टी कॉमन निकाल के हमने A1 माइनस A2 कर दिया। यहाँ अगर मैं डेल्टा टी को कॉमन निकाल दूँ तो A1 माइनस A2 बन जाएगा। दैट्स व्हाट वी डिड। तो ये आपके पास A1 माइनस A2 डेल्टा टी और ये A1 प्लस A2। A1 प्लस A2 को कांस्टेंट हमने कैपिटल A कंसिडर कर लिया और A1 माइनस A2 डेल्टा भी साथ में, वेरी वेरी स्मॉल ऑफ कोर्स, लेकिन ये वाली सारी टर्म ये B कंसिडर कर ली। तो ये A प्लस बी इंटू टी ऐसा बन गया, A प्लस बी इंटू टी। अब इसमें दो कॉन्स्टेंट्स है, कैपिटल A एंड कैपिटल B। A की डायमेंशंस कैसी होंगी, x आपके पास ये है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डायमेंशनलेस ऑलवेज, तो A की वही डायमेंशन होंगी जो x की हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट की। BT फुल वही डायमेंशन होंगी जो x की हैं, मतलब b इंटू टाइम दैट इज x, इसका मतलब b की डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, x बाई टाइम टाइप, तो वो वेलोसिटी टाइप हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब x की जो डायमेंशंस हैं वो bt की डायमेंशंस, तो b की डायमेंशंस आपके पास क्या हो जाएंगी, x की डायमेंशन डिवाइडेड बाय t की डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दैट मीन्स वेलोसिटी टाइप। तो ये आपके पास वेलोसिटी की डायमेंशन ले लेगा। लेकिन इसमें दो कॉन्स्टेंट्स पक्का आ गए, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो रिक्वायरमेंट क्या है कि दो कांस्टेंट्स होने चाहिए। बट स्टिल अभी भी आपके पास यही बता रहा है क्या, कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी और फाइनली सिस्टम मीन पोजीशन पर आ जाएगा। स्टिल द बिहेवियर इज नॉन ऑसिलेटरी। तो ये दो कांस्टेंट्स होने के बावजूद भी आपके पास वही सॉल्यूशन रहा, द बिहेवियर इज नॉन ऑसिलेटरी, और इसको डेड बीट भी कहते हैं। इसकी डिस्कशन भी मैं अलग से करूँगा। और जो थर्ड केस होगा इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, जो हम कल करेंगे, कल मैं बताऊँगा आपको।